Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter The Age of Industrialization. Here we are again with our new topic from the chapter The Age of Industrialization. In our last video, we have completed the topic The Pace of the Development, that is the second part of the pace of industrial change we have completed in the last video. And now today we will learn about the topic that is hand labor and steam power. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने अपना जो पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज है उस टॉपिक को आपने खत्म कर लिया था। अब जो आपका जो ये टॉपिक होगा, इस टॉपिक में आज हम हैंड लेबर और स्टीम पावर के बारे में बात करने वाले हैं कि हैंड लेबर और स्टीम पावर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। उन सब चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम बैक यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज नगीन ग्रुप ऑफ स्टडीज एंड हेयर वी आर डूइंग दैट हैंड लेबर एंड स्टीम पावर. लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज hand labor and steam power. In Victorian Britain, first of all, let us understand what is the Victorian Britain. प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले समझो विक्टोरियन ब्रिटेन क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ब्रिटेन के बहुत सारे ऐसे ऐसे कंटिनेंट्स वगैरह ऐसे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड थे जहाँ पे इनका कॉलोनियल रूल था बेटा। तो इनके कॉलोनियल रूल होने के कारण जैसे ये राज करते थे, इसलिए इसको संबोधन करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए, ये चीज को बताने के लिए कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल चेंज भी आ चुका था, ये मॉडर्न थे बेटा, तो इस प्रकार से उसको संबोधन करने के लिए विक्टोरियन ब्रिटेन बोला गया है। तो आगे देखिए, देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी बेटा। यहाँ पे ह्यूमन लेबर बिल्कुल सफिशिएंट क्वांटिटी में उपलब्ध था। तो यहाँ पे अगर कोई भी शॉर्टेज हमारे लेबर की, तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है टॉपिक का नाम है बेटा हैंड लेबर एंड स्टीम पावर बेटा। तो इससे में क्या बताना चाहता है बेटा, इसमें एक तो हम लेबर के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक दूसरा टेक्नोलॉजिकल चेंज है जो कि आपका स्टीम इंजन का आविष्कार हो चुका है, उससे रिलेटेड में हम चीजों को उसके कंटेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। वहां पे कोई भी ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज नहीं थी। पुअर पीसेंट एंड वैग्रेंट्स, देखो वैग्रेंट्स कौन होता है, एक्चुअल में वैग्रेंट्स एक पुअर पीपल ही होता है बेटा। पुअर पेशेंट की तरह ये गरीब ही होते हैं, लेकिन वैग्रेंट जो होते हैं बेटा जो घूमते रहते हैं, जैसे जिनका कोई भी सेटल्ड होम नहीं होता, मतलब जो रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह में रहते हैं, बेगर्स की तरह घूमते रहते हैं, तो ये पुअर पर्सन से रिलेटेड एक वर्ड है बेटा कि कुछ गरीब लोग हैं बेटा, उसको वैग्रेंट्स बोल सकते हैं। ये पर्टिकुलर अगर इस वर्ड के बारे में आप इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे तो वैग्रेंट्स उनको बोला जाता है ए पर्सन विदाउट ए सेटल्ड होम। जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वैग्रेंट बोलते हैं। जो वांडर प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फॉर बैगिंग, बैग करने के लिए, जिसके पास सफिशिएंट मनी नहीं होता ताकि वो एक अच्छे से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की लाइफ जी सके, तो दैट इज कॉल्ड एज वैग्रेंट्स बोला जाता है। मूव टू द सिटीज इन लार्ज नंबर इन सर्च ऑफ जॉब वेटिंग फॉर वर्क बेटा। तो पुअर पीसेंट्स थे या जो वैग्रेंट्स थे बेटा, वो कहाँ मूव करते हैं बेटा, सिटीज की तरफ मूव करते हैं। इन लार्ज नंबर्स में बेटा, लार्ज नंबर्स में मूव करते हैं इन सर्च ऑफ जॉब की सर्च में, या वेटिंग फॉर क्रॉप की, वेटिंग फॉर वर्क के वेटिंग के रूप में मूव करते हैं। एज यू विल नो, व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ लेबर, जब प्लेंटी ऑफ लेबर होता है वेजेज आर लो बेटा। देखो इस चीज को समझिए आप, ये चीज आपकी इकोनॉमिक्स के जैसी ही है। जब देखो आप देखो इसको ना, डिमांड और सप्लाई और प्राइस, बहुत सारी चीजें सोल्व हो जाती है बेटा इन तीन कॉन्टेक्स्ट के कारण। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी मान ले डिमांड आपकी ज्यादा होती है तो उस टाइम पे बेटा प्राइस आपके हाई होते हैं। प्राइस आपके क्या होते हैं बेटा, हाई होते हैं। और जब डिमांड आपकी कम होती है तो आपके प्राइस क्या होते हैं बेटा, आपके प्राइस क्या होते हैं, लो होते हैं। लेकिन अब डिमांड जो होती है बेटा, ये किस चीज के कारण होती है, अब सप्लाई से रिलेटेड होती है। देखो जब सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा तो आपकी डिमांड क्या होगी बेटा, बिल्कुल लो होगी। और जब आपकी सप्लाई कम है तो आपकी डिमांड क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। जब आपकी सप्लाई क्या है, कम है, तो आपकी डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसको उस तरीके से ही समझना है कि जब लेबर्स की जो सप्लाई है, अगर लेबर की सप्लाई ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी डिमांड क्या होगी बेटा, लो होगी। उसकी डिमांड हमेशा क्या होगी, उसकी लो होगी। तो ऐसे ही केस में इसने बताया है, व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ लेबर, जब क्या होंगे बेटा, आपके प्लेंटी ऑफ लेबर्स होंगे। जब प्लेंटी ऑफ लेबर्स आपके आएंगे तो आपकी वेजेस जो होंगे ना, वो लो हो जाएंगी। आपकी वेजेस लो क्यों हो जाएंगी, इसका कारण क्या है,
व्हेन देयर इज प्लेंटी, दैट इज सप्लाई जो है बेटा वो क्या है बेटा, वो ज्यादा है। सप्लाई क्या है बेटा, वो आपकी ज्यादा है। अगर सप्लाई ज्यादा है तो आपकी वेजेस क्या है, आपके लो हैं। क्योंकि देखो सप्लाई से सीधा सीधा क्या होता है कि अब आपको जो भी मान ले किसी लेबर को हायर करने जाएगा बेटा, उसको बहुत सारे लेबर्स वहां पे मिलने वाले हैं। अब बहुत सारे उसके पास ऑफर ऑफ चॉइस का ऑफर होता है बेटा। लेकिन जब देखो अब लेबर को मान ले, अगर लेबर की मैं प्लेंटी को जगह कम कर दूं लेबर की, तो अब आपको देखो डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई हमने कम कर दिया। अब आपको लेबर नहीं मिलेंगे। अब आपको लेबर नहीं मिलेंगे तो ऑटोमेटिक प्राइस क्या होता चला जाएगा, हाई होता चला जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए, मान ले किसी कोई दो व्यक्ति और लेबर एक ही है, तो दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति बोलेगा कि लेबर को चलिए आप मेरे साथ काम करने के लिए चलिए, तो लेबर बोलेगा कि मेरी जो मेरे को जो प्राइस है बेटा वो 600 चाहिए। तो इतने में दूसरा व्यक्ति बोल देगा कि मैं 700 आपको देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ चलिए। तो ये तरीका होता है बेटा, इसमें प्राइस आपकी हाई हो जाते हैं। तो अगर प्लेंटी ऑफ लेबर होंगे, सप्लाई आपकी ज्यादा होगी, तो डिमांड क्या होगी बेटा, वहां पे कम होगी। और डिमांड कम होगी तो आपका प्राइस भी क्या होगा बेटा, क्या होगा, बिल्कुल ही लो होगा। तो आपको वेजेस क्या मिलेंगी, बिल्कुल लो मिलेंगी। तो इसीलिए प्लेंटी ऑफ लेबर होने के कारण जो वेजेस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, इसमें हमेशा लो होते हैं। So industrialists had no problem of labor shortage और high wages cost। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थी बेटा उनकी कोई भी एक ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है और हाई वेज कोस्ट है बेटा, कि लेबर यहाँ पे जो वेजेज है उनकी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है, जिसका असर सीधा सीधा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे जो थी बेटा प्राइस आपकी बिल्कुल कम थी, वेजेस कम थी और लेबर की सप्लाई क्या थी, बिल्कुल ज्यादा थी। दे डिड नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस मशीन, तो वे मशीन को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे। दैट गॉट रिड ऑफ ह्यूमन लेबर, जिससे ह्यूमन लेबर से छुटकारा पा सकें और रिक्वायर्ड लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन देखो अब देखो मशीन के ऊपर एक तो सबसे दिक्कत वाली बात क्या है बेटा, वो कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। और लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर होता है तो ये तभी करेगा आदमी, देखो लेबर से मशीन के ऊपर तभी जाएगा जब लेबर आपके उनके पास एक्सपेंसिव होंगे, अगर वो पैसे ज्यादा लेते होंगे। अगर उनके पास पैसा उनको ज्यादा देना पड़ता है उसको लेबर को, और उसके लिए उसके बाद वो क्या जाएंगे बेटा, उससे अच्छा है कि हम कोई मशीन लगाएं तो हमें हाई कॉस्ट लेबर से छुटकारा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हाई कॉस्ट लेबर तो है ही नहीं, यहाँ पे तो जो लेबर है बेटा वो लो कॉस्ट लेबर है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो लेबर थी वो क्या थी बेटा, इसमें लो कॉस्ट लेबर थी। तो इसीलिए जो भी आपके इन्वेस्टमेंट वाले थे, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेटा, वो लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे और लेबर से छुटकारा नहीं पाना चाहते थे, क्योंकि लोग बिल्कुल लो वेजेस लेते थे। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल, बेटा बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी बेटा जहाँ पे डिमांड फॉर लेबर क्या थी, बिल्कुल सीजनल थी। सीजनल कैसे थी वो देखिए, जैसे गैस वर्क की बात करें, या ब्रेवरी जहाँ पे शराब वगैरह बनाई जाती है, बीवर मतलब पेय पदार्थ बनाए जाते, बियर वगैरह बनाई जाती थी। इनमें कोल्ड मंथ्स में इनकी आवश्यकता पड़ती थी, विंटर में आवश्यकता पड़ती थी, इनमें गर्मियों में आवश्यकता नहीं पड़ती थी, ना तो गैस के वर्क में ना ब्रेवरीज के वर्क में। तो शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्प्रस्ट अप, देखो स्प्रस्ट अप का मतलब क्या होता है, इसको कैसे देखिए, देखो शिप्स वर रिपेयर्ड एंड स्प्रस्ट का मतलब देखो किसी चीज को अट्रैक्टिव बनाना, किसी चीज को अट्रैक्टिव बनाना उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्प्रस्ट अप का मतलब होता है अट्रैक्टिव बनाना किसी चीज को। जैसे मान लो उनको रिपेयर भी किया जा रहा है बेटा, रिपेयर के साथ साथ उनको स्प्रस्ट अप बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, अट्रैक्टिव भी बनाया जा रहा है। तो क्या बनाया जा रहा है बेटा, बिल्कुल अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये इनकी कब कब आवश्यकता पड़ती थी, इनकी बेटा इनकी नीड आपको सिर्फ और सिर्फ विंटर्स में पड़ती थी। अब कुछ दूसरे वर्क भी ऐसे थे, जैसे बुक बाइंडर है या आपके प्रिंटर्स हैं बेटा। आप देखो प्रिंटिंग का और बुक बाइंडर का काम ज्यादा कब होता था, कैटरिंग टू क्रिसमस में डिमांड होती थी। तो इनकी कैटरिंग कहाँ पे होती थी, क्रिसमस में डिमांड होती थी बेटा। सो दे नीडेड मोर वर्कर टू मीट देयर पीक डिमांड, बेटा तो इनको ज्यादा वर्कर की आवश्यकता थी। जब कब की बात होती थी, जब पीक डिमांड होती थी। डिमांड पीक का मतलब सबसे ज्यादा डिमांड का होना बेटा। जब सबसे ज्यादा डिमांड होती थी तो इनको किसकी आवश्यकता पड़ती थी बेटा, मोर वर्कर्स की आवश्यकता पड़ती थी। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स केटरिंग एंड क्रिसमस डिमांड टू नीडेड एक्स्ट्रा हैंड बिफोर दिसंबर, बेटा तो बुक बाइंडर हो गए या प्रिंटर्स हो गए या केटरिंग टू क्रिसमस डिमांड होगी बेटा, इनको नीडेड एक्स्ट्रा हैंड की आवश्यकता पड़ती थी बिफोर दिसंबर में। कब की बात होती है बेटा, दिसंबर की बात होती है। एट द वाटर फ्रंट,
एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर फ्रंट बेटा? तो किसी भी मान ले कोई टाउन है, उसका जो एरिया है, बॉर्डर है बेटा, वो कोस्ट, जैसे कोस्ट लाइन होती है ना, उसको वाटर फ्रंट बोलते हैं। जैसे मान ले गुजरात है बेटा, गुजरात का जो टाउन्स है बेटा, जो टाउन सी कोस्ट के साथ लगते हैं, तो जो कोस्ट लाइन को हम वाटर फ्रंट बोलेंगे। तो टाउन का एक ऐसा हिस्सा जो सी के साथ लगता है या ओशन के साथ लगता है, उसको हम वाटर फ्रंट बोलते हैं। सो एट द वाटर फ्रंट तो मीन्स ऐसे टाउन्स जो किससे लगते थे बेटा, जो आपके आपके ओशियंस वगैरह से, सी वगैरह से लगते थे। विंटर वाज द टाइम दैट शिप्स वर रिपेयर्ड, जहाँ पे विंटर में जो शिप्स को क्या किया जाता था, रिपेयर्ड किया जाता था, और स्प्रस्ट मतलब उनको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता था। छोटे मोटे काम जो शिप से रिलेटेड है, वो सारे के सारे काम किए जाते थे। ये सारे काम कब होते थे बेटा? विंटर में होते थे। इन ऑल सच इंडस्ट्री वेयर प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड, अब जहाँ पे प्रोडक्शन क्या होगा, फ्लक्चुएटेड का मतलब होता है चेंज होना बेटा। जहाँ पे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन क्या हो रही है बेटा आपकी, फ्लक्चुएटेड हो रही है विद द सीजन के साथ बेटा। अब देखो सीजन के साथ का कभी कम है, अब कभी किसी सीजन में क्या है बेटा, वो ज्यादा है, किसी सीजन में कम है बेटा। तो इंडस्ट्री यूजली प्रेफर्ड हैंड लेबर, तो वहां पे किसकी आवश्यकता होती थी बेटा? हैंड लेबर की आवश्यकता होती थी, ना कि किसी मशीन वगैरह की आवश्यकता होती थी। एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन, तो वो बेटा सीजन में जो वर्कर्स होते हैं बेटा, उनको एम्प्लॉइंग करते थे, वर्कर्स को उनको वहां पे एम्प्लॉयड कर देते थे। तो वहां पे हैंड लेबर की जो रिक्वायरमेंट थी बेटा, वो ज्यादा थी, ना कि किसी भी टेक्नोलॉजिकल मशीन वगैरह की आवश्यकता पड़ती थी। ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट कुड बी प्रोड्यूस ओनली विद हैंड लेबर, तो ए रेंज ऑफ प्रोडक्ट को क्या किया जाता था बेटा? हैंड लेबर का मतलब विदाउट मशीन के अलावा लेबर की इस्तेमाल करके बेटा, जो आपका लेबर इंटेंसिव जो थे बेटा वो थे, और उनका क्या प्रोडक्ट को क्या किया जाता था? प्रोड्यूस किया जाता था। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर ए मार्केट बेटा। अब देखो अब देखो मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स बनाती थी, या स्टैंडर्डाइज का मतलब देखो, अगर कोई स्टैंडर्डाइज होती है ना, तो स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है कंपनी रिलेटेड, इसको ब्रांड से रिलेटेड आप समझ सकते हो। जैसे कोई भी मान ले, कोई भी है, मान ले कोई ब्रांड होता है ना, ऐसे उसको स्टैंडर्डाइज्ड बोलते हैं बेटा। जैसे मान ले कोई भी ब्रांड की चीज होती है, आप कहीं से खरीदो, तो उसकी कंपनी हमेशा एक होती है, आप किसी भी पार्ट से ले जाओ। अब जैसे मान ले कोई भी आप ब्रांड की कंपनी का इस्तेमाल ले लीजिए, जैसे अमूल का इस्तेमाल ले लीजिए। अब आप अमूल का जो दूध है बेटा, वो आप यहाँ हरियाणा से खरीदो, या आप अमूल के दूध को दिल्ली से खरीदो, वो स्टैंडर्डाइज गुड्स है, उसको बनाने वाली कंपनी एक ही है, जो कि अमूल है बेटा। तो ऐसी गुड्स को बनाने में बेटा, इसको मास मार्केट के लिए बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा बड़े लेवल पर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो आशा करता हूँ आपको स्टैंडर्डाइज गुड्स मतलब ब्रांडेड गुड्स बोल सकते हो आप इसको बेटा। तो ब्रांडेड गुड्स का इस्तेमाल किया जाता था मास मार्केट्स में। तो आगे, बट डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफ्टन फॉर गुड्स विद इंट्रिकेट डिजाइन। इंट्रिकेट का मतलब एक्सटेंसिव, दैट इज अट्रैक्टिव डिजाइन्स और स्पेसिफिक शेप्स होती थी बेटा, जिसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ता था बेटा? हैंड लेबर का, डिमांड का। इसमें यहाँ पे मशीन्स है बेटा, वो वैरायटी प्रदान नहीं कर सकती थी। वो तो एक तरह की मास प्रोडक्शन करना भी, एक तरह की चीज को बहुत तरह की चीजें बनानी बेटा, तो मास प्रोडक्शन के लिए। अब जैसे नीचे देख सकते हो बेटा, अलग अलग तरीके के आपके यहाँ पे आपको हैमर दिखाई दे रहे हैं। तो ये हैमर अलग अलग, बिल्कुल अलग डिजाइन का हैमर बनाना, अलग तरीके से वैरायटी प्रदान करना, स्पेसिफिक शेप्स को देना, वैरायटी ऑफ डिजाइन को देना, ये सिर्फ एक ही चीज की हेल्प से हो सकता है, वो हो सकता है बेटा हैंड लेबर की हेल्प से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफ्टन फॉर गुड्स विद इंट्रिकेट डिजाइन होते थे, और जो आपकी स्पेसिफिक शेप्स होती थी बेटा, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था बेटा? आपकी इन सारे के सारे आपके हैंड लेवर्स का इस्तेमाल किया जाता था। In mid 19th century, Britain, for instance, 500 वैरायटी ऑफ हैमर्स वर प्रोड्यूस बेटा। 500 वैरायटी के हैमर्स हैं बेटा, उनको क्या कर दिया बेटा? प्रोड्यूस किया गया था बेटा। 500 वैरायटी के हैमर्स को प्रोड्यूस किया गया, एंड 45 काइंड्स ऑफ एक्सिस को, इनको क्या किया गया बेटा? उनको मतलब प्रोड्यूस किया गया था। दिस रिक्वायर्ड ह्यूमन स्किल्स, इसमें इसमें क्या चाहिए बेटा? एक तो ह्यूमन स्किल चाहिए, नॉट मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। तो इसमें किस स्किल जरूरत पड़ती थी बेटा? हमारी ह्यूमन स्किल की जरूरत पड़ती थी, और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती थी। इन विक्टोरियन ब्रिटेन, फिर वही बात आ रही बेटा, द अपर क्लास अरिस्टोक्रेट्स बेटा, जो हायर फैमिली से, हाई सोसाइटी की फैमिली से बिलोंग करते थे, और पुर्गीज बेटा प्रेफर्ड थिंग प्रोड्यूस बाय हैंड, ऐसी चीजों को प्रेफर करते थे जो कि किसके द्वारा बनाई जाती थी बेटा? हैंडमेड होती थी, इनको हैंड से क्राफ्टेड किया जाता था। उन चीजों को क्या करते थे बेटा? ये प्रेफर्ड करते थे, उन चीजों को क्या करते थे? प्रेफर्ड करते थे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं हैंडमेड प्रोडक्ट केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास बेटा। तो हैंडमेड प्रोडक्ट किसका
किसका सिंबलाइज था बेटा, रिफाइनमेंट का और किसका, क्लास का। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जो अनवांटेड एलिमेंट्स है ना उनको रिफाइनमेंट करना होता है बेटा। मतलब अच्छे तरीके से किसी चीज को मतलब आपके हाथों का इस्तेमाल करके, अपनी क्राफ्ट्समैनशिप का इस्तेमाल करके उन चीजों को बनाना, वो सिंबलाइज कर देता उन चीजों को, वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते थे। तो यहाँ पे हम किस किस के बारे में, वर बेटर फिनिश्ड होते थे, बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग उनकी होती थी। लेकिन जो आपकी मशीनें थी बेटा, उनसे प्रोडक्शन तो मास प्रोडक्शन कर लिया जाता था। एक से मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि ज्यादा संख्या में तो बन सकती थी, लेकिन जो इंट्रिकेट डिजाइन था, जो मतलब जो चीजें हैंडमेड चीजें प्रोवाइड कर सकती थी, वो चीजें आपकी मैकेनिकलाइज के मतलब मैकेनिक सॉरी मशीन्स के द्वारा, उनके द्वारा पॉसिबल नहीं था बेटा, ये सारी सारी आर की इंडिविजुअली प्रोड्यूस की जाती थी, केयरफुली डिजाइन की जाती थी। तो यहाँ पे इन द कंट्रीज विद द लेबर शॉर्टेज, लेकिन जहाँ पे ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है, इंडस्ट्रियल वर्क इन ऑन यूजिंग मैकेनिकल पावर, तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल है किसका इस्तेमाल करते थे, मैकेनिकल पावर का, सो दैट द नीड फॉर ह्यूमन लेबर कैन बी मिनिमाइज, जो नीड है बेटा ह्यूमन लेबर की, सो क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके। दिस वाज केस इन 19th सेंचुरी अमेरिका, ये कहाँ की बात है बेटा, अमेरिका में 19th सेंचुरी की बात है। लेकिन अगर मैं अमेरिका को करके, मैं अगर अमेरिका को कंपेयर करता हूँ ब्रिटेन के साथ, तो वहां पे आप बोल सकते हो नहीं सर, वहां पे तो अलग चीजें, वहां पे लेबर क्या थे, ज्यादा थे, लेबर क्या थे वहां पे, ज्यादा थे, लेबर ज्यादा थे तो उनकी वेजेज भी क्या थी, कम थी। लेकिन अमेरिका में बेटा यहाँ पे लेबर की कमी थी, तो लेबर की वेजेज क्या थी बेटा, ज्यादा थी। तो लेबर की शॉर्टेज होने वाली जगह पर किसका इस्तेमाल किया जाता था, मैकेनिकल पावर का और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ब्रिटेन हाउएवर हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड्स, लेकिन ब्रिटेन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी बेटा ह्यूमन हैंड्स को हायर करने में, क्योंकि वहां पे सप्लाई भी अवेलेबल थी बेटा, और सप्लाई के अवेलेबल होने के साथ साथ वहां पे सारी की सारी सप्लाई तो अवेलेबल थी, लेकिन उनकी वेजेस भी क्या थी बेटा, बहुत ज्यादा कम थी बेटा। तो ये था बेटा आपका किससे रिलेटेड बेटा, ये क्या था बेटा आपका, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। ये आपका था हैंड लेबर और स्टीम पावर, की कहाँ पे हैंड लेबर ज्यादा था और कहाँ पे स्टीम पावर था बेटा वो ज्यादा था। अब देखिए पीछे चलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो मेन चीज सोचने की वो यहाँ पे ये है बेटा, ये चीज सोचने की है कि जब यहाँ पे वर्कर्स को हायर किया जाता था बेटा, तो उस समय पे हमें क्या होता था कि एक तो सबसे पहले ब्रिटेन के, मैं वैसे बता देता हूँ आपको, ब्रिटेन में क्या होता था कि वहां पे लेबर की जो सप्लाई थी ना, वो लेबर की सप्लाई क्या थी बेटा, ज्यादा थी, और लेबर की सप्लाई ज्यादा थी तो उनकी वेजेस क्या थी बेटा, कम थी। लेकिन वर्क है वो भी सीजन के ऊपर बेस्ड करते थे, सीजन जैसे ब्रेवरीज वगैरह में वर्क क्या कब होता था बेटा, कब होता था, या गैस स्टेशन पे वर्क कब होता था, गर्मियों में होता था, या क्रिसमस के टाइम पे प्रिंटिंग वगैरह में काम होता था। तो ये कुछ ऐसे काम थे जो सीजनल वर्कर्स थे, उसके अलावा जो आपके जो वर्कर्स थे बेटा वो क्या रहते थे, बिल्कुल अनएम्प्लॉयड रहते थे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो मशीन के अलावा जो आपके हैंडमेड लेबर थे, वो डिजाइन वगैरह को बनाने में या फिनिशिंग को देने में या ऐसी चीजें बनाने में, अब अगर आपको चीजें डिजाइन में अलग अलग डिजाइन में चाहिए तो आपको हैंड लेबर की आवश्यकता होती थी। लेकिन आपको अगर मास प्रोडक्शन करना है और आपको चीजों को मास प्रोडक्शन के साथ साथ एक ही तरह की चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उपलब्ध करवानी है, तो आप किसका इस्तेमाल करते थे बेटा, तो आप इस्तेमाल करते थे किसका, मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिटेन था बेटा उसमें क्या होती थी, और सारी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जाता था, बल्कि आपकी हैंड लेबर का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ अमेरिका के साथ, जहाँ पे मैन पावर कम थे, तो वहां पे अब चीजों का मैन पावर कम होने के कारण वहां पे किसका इस्तेमाल किया जाता था बेटा, आपकी जो मैकेनाइज्ड मशीन्स वगैरह हैं बेटा, इनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता था। तो ये था बेटा आपका हैंड लेबर और स्टीम पावर से रिलेटेड, कब हायर किया जाता था, कब उनको हायर नहीं किया जाता था, किस तरीके से उनका डिजाइन स्पेसिफिक शेप्स को दिया जाता था बेटा, सेंचुरी ब्रिटेन में कैसे वैरायटी के हैमर्स बेटा प्रोड्यूस किए जाते थे, और किस तरीके की एक्सिस को प्रोड्यूस किया जाता था ह्यूमन स्किल के कारण बेटा, लेकिन वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के अंडर नहीं आता है। और होममेड प्रोडक्ट कैसे सिंबलाइज करते थे रिफाइनमेंट और क्लास को, और फिनिशिंग अच्छी होती थी, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड होते थे, केयरफुली डिजाइन किया जाता था। लेकिन जहाँ पे लेबर शॉर्टेज होती थी वहां पे किनका, मशीन का इस्तेमाल किया जाता था 19th सेंचुरी के अमेरिका में। तो इस प्रकार था बेटा ये आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हैंड लेबर एंड स्टीम पावर से रिलेटेड था। अब इससे
उसके आगे जो हम पढ़ेंगे बेटा, हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ वर्कर्स के बारे में, जिसका इफेक्ट है बेटा, जो इन चीजों का, जो आपने वीडियो पिछली वीडियो उनका लाइफ ऑफ वर्कर्स कैसे रिलेटेड थी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास, दैट इज लाइफ ऑफ द workers. Thank you very much. Have a nice day.